हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो हिस्ट्री डोमेन है, इसका जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे, उसका पार्ट 3 में हम लोग आए हैं। गलती से पार्ट 2 लिखा हुआ है। पार्ट 3 जो है उसमें हम लोग आ चुके हैं। तो मैंने पहले से ही 2 पार्ट्स अपलोड करके रखा है, जिसमें मैंने चैप्टर 8 तक कवर किया है। आज का जो पार्ट है, इसमें और 2 चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में कोलोनिज्म इन द कंट्री साइड। तो इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? हु वेर द जोतेदार्स इन बंगाल ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स। जो कॉलोनियल टाइम्स है उनमें जो जोतेदार्स थे वो कौन थे बंगाल में? तो जोतेदार कौन थे? तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स तो नहीं थे जोतेदार। फिर बिग लैंड ओनर्स, विलेज हेडमैन, स्मॉल कल्टिवेटर। जो जोतेदार थे वो आपके बिग लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लैंड हुआ करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका बिग लैंड ओनर्स। जोतेदार्स वेर इन्फ्लुएंशियल लैंड ओनर्स इन बंगाल। मतलब ये लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इनका बहुत ही ज़्यादा बात मानते थे जो फार्मर्स वगैरह थे। इसीलिए जो जोतेदार थे वो कभी कभी जो जमींदार का रेवेन्यू डिमांड है उसको मानने से इनकार भी कर देते थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 एम टू क्रिएट। जो 1793 का परमानेंट सेटलमेंट है वो क्या बनाना चाहता था? तो इसका जो आंसर है, आप ऑप्शंस पहले देखिए। मोबाइल आर्मी। जो परमानेंट सेटलमेंट है उसका आर्मी से कहीं पर रिलेशन नहीं है, तो ये जो होगा गलत ऑप्शन होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल हब, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ उतना था नहीं इंडिया में। फिर लोयल जमींदार। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है वो लोयल जमींदार बनाना चाहते थे। मतलब जो ब्रिटिश है वो लोग क्या चाहते थे कि लोयल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स को लोग क्रिएट करें, ताकि ताकि मतलब उन लोग का ऐसा प्लान था जो ब्रिटिश थे कि अगर ये लोग रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर देंगे तो जमींदार जो होंगे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे एग्रीकल्चर में? ताकि जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो, मतलब उनको पता है कि फिक्स है, तो इससे जो एक्स्ट्रा होगा उनका इनकम हो जाएगा। तो जैसे कि अगर उनको पता है कि 10,000 रुपीज ब्रिटिश को पे करना है, तो अगर वो लोग 20,000 भी अर्न कर रहे हैं उस लैंड से, तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो उन लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सोच के ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है? विच ब्रिटिश ऑफिशियल प्लेड ए मेजर रोल इन फॉर्मुलेटिंग द परमानेंट सेटलमेंट। इनमें से कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को फॉर्मुलेट किया था? परमानेंट सेटलमेंट को किन्होंने फॉर्मुलेट किया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस, आप देख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डिड मेनी जमींदार्स लूज देयर इस्टेट्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। बहुत सारे जमींदार जो है वो अपना जमीन जो है, इस्टेट मतलब जो उनका जमीन है, उसको वो लोग लोस्ट कर चुके थे परमानेंट सेटलमेंट के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब वाई? इसका रीजन पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? दे वे रिप्लेस बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। ऐसा नहीं है कि वो लोग ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से रिप्लेस हो चुके थे। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड नहीं था, जो लैंडलॉर्ड थे वो इंडिया के लोग ही थे, जो पहले से ही राजा वगैरह थे, उन्हीं को जमींदार बनाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है? दे फेल्ड टू पे फिक्स रेवेन्यू ऑन टाइम। तो वो लोग का जो मेन रीजन था जिसकी वजह से वो लोग मतलब अपना जो स्टेट से उसको खो रहे थे, वो था कि वो लोग फिक्स रेवेन्यू डिमांड जो है उसको टाइम पे नहीं पे कर पा रहे थे। मतलब वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, रेवेन्यू डिमांड इतना हाई था। ऊपर से एग्रीकल्चर प्राइजेस जो है बहुत ही ज़्यादा कम गया था। इसके वजह से जो जमींदार है वो रेवेन्यू डिमांड को पे नहीं कर पा रहे थे। तो यही जो था मेन रीजन था। हाई एंड रिजिड रेवेन्यू डिमांड्स। जो रेवेन्यू डिमांड था ऊपर से हाई था, ऊपर से वो रिजिड भी था। रिजिड मतलब कि उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर उनका डिमांड है 10,000 रुपीज चाहिए उनको पर मंथ, तो अब ऐसा नहीं है कि वो लोग, अभी ऐसा है कि एग्रीकल्चर प्राइजेस कम है तो लोग 9,000 पे मान जाएंगे, वो लोग 10,000 मतलब 10,000 ही चाहिए। तो इस तरह से जो डिमांड था बहुत ही ज़्यादा रिजिड था। तो इसीलिए वो लोग बहुत ही बार रेवेन्यू डिमांड को नहीं दे पाते थे, इसलिए उनको अपना स्टेट्स को लूज करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ग्रुप ऑफन रजिस्टर्ड द अथॉरिटी ऑफ जमींदार। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि जमींदार के अथॉरिटी को रजिस्टर करता था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका जोतेदार थे वो जमींदार का बात बहुत बार नहीं मानते थे। जोतेदार जो है बहुत ही ज्यादा लैंड ओन करते थे, मतलब समटाइम्स 2,000 एकर्स इतना आसपास इनके पास लैंड होता था। तो ज्यादातर लैंड अगर इनके पास है तो ये लोग चाहेंगे तो रेवेन्यू डिमांड को डिले कर सकते हैं। तो अपना पावर्स का यूज करके लोग रजिस्ट करते थे जमींदार के अथॉरिटी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोतेदार्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फिफ्थ रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट डेल्ट विथ विच टॉपिक। जो फिफ्थ रिपोर्ट आपका 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया था, उसमें क्या टॉपिक को कवर किया गया था? जो फिफ्थ रिपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, उसको आप अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा उसके सारे डिटेल्स को। तो इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मिलिट्री स्ट्रेटेजी इन इंडिया।
फिफ्थ रिपोर्ट जो है मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करता था। एजुकेशनल रिफॉर्म के बारे में भी ये बात नहीं करता था। फिफ्थ रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में बात करता था? एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू इन बंगाल। ये बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के बारे में फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो एक डिटेल प्रोवाइड किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सोर्स आर प्राइमरीली यूज टू स्टडी कॉलोनियल रूरल बंगाल। इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि कॉलोनियल रूरल बंगाल को स्टडी करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? तो ये है आपका ऑफिशियल सर्वेस एंड रिपोर्ट्स। कोई ऐसा ट्रेवलॉग्स वगैरह नहीं है, ना ही रिलीजियस टेक्स्ट है, ना ही नॉवेल्स एंड ड्रामा है जिसकी वजह से हम लोग बंगाल का जो रूरल सोसाइटी था कॉलोनियल पीरियड में उसके बारे में जान सके। जो हम लोग के पास जो सोर्स है वो बस आपका ऑफिशियल सर्वेस एंड रिपोर्ट्स ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाई वाज द फिफ्थ रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल इन ब्रिटेन। जो फिफ्थ रिपोर्ट था उसको लेके कंट्रोवर्सी क्यों हुआ था ब्रिटेन में? मतलब इसका क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था? फिफ्थ रिपोर्ट से जो बातें कही गई थी उस पे लेके क्यों ऐसा उन लोगों के बीच में झगड़ा था? तो इसका ऑप्शन ए क्या है कि इट प्रेस्ड इंडियन ट्रेडिशंस। तो ये जो है ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं था। ऑप्शन बी क्या है? इट एक्सपोज्ड करप्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल। तो ये जो होगा एक सही आंसर होगा कि जो फिफ्थ रिपोर्ट था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो ऑफिशियल्स जो करप्शन कर रहे थे इंडिया में उसके बारे में बताया गया था। तो इसलिए इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखा गया था पार्लियामेंट में। तो इट एक्सपोज्ड करप्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल। द रिपोर्ट रिवील्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड। उस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया था कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो पावर दिया गया है उसको वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, और साथ में जो रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स है उसके बारे में भी बहुत ही सारा डिटेल्स दिया गया था। तो ये सब की वजह से क्या हुआ, डिबेट्स वगैरह होने लगे पार्लियामेंट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बस इतना सारा राइट्स क्यों दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट वे डिड जोतेदार्स इन्फ्लुएंस विलेज सोसाइटी। जोतेदार जो है विलेज सोसाइटी को किस वे में इन्फ्लुएंस करते थे, मतलब किस वे में इम्पेक्ट करते थे? तो जोतेदार जो है वो विलेज सोसाइटी को कैसे इम्पेक्ट करते थे? तो ऑप्शन ए देखिए, दे लेट आर्म रिवोल्ट। ऐसा तो नहीं है वो लोग रिवोल्ट वगैरह नहीं करते थे, वे आर्म रिवोल्ट तो वो लोग नहीं करते थे। ऑप्शन बी क्या है? दे एक्टेड एज इंटरमीडिएटरीज इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा भी नहीं है। दे कंट्रोल लोकल मार्केट्स इन लेंडिंग। तो जो जोतेदार है वो लोग क्या करते थे? लोकल मार्केट्स को कंट्रोल करते थे और साथ में लेंडिंग भी करते थे। अब किसी को फार्मर को लोन चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? जोतेदार के पास जाएगा। तो वो लोग किस तरह से इन्फ्लुएंस करते थे रूरल सोसाइटी को? वो लोग लोकल मार्केट को और लेंडिंग को कंट्रोल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफिशियल आर्काइव्स फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड। ऑफिशियल्स आर्काइव जो है कॉलोनियल पीरियड का वो पढ़ना हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वो पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले ऑप्शन देख लीजिए, दे आर इजियर टू इंटरप्रेट, दे प्रमोट नेशनलिज्म, दे गिव डायरेक्ट इंसाइट इनटू कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रूरल लाइफ, दे आर फिक्शनल अकाउंट। तो जो ऑफिशियल आर्काइव्स है वो आपका क्यों जरूरी है ये पूछा गया है, तो वो होगा आपका दे गिव डायरेक्ट इंसाइट इनटू कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रूरल लाइफ। वो जो है एक डायरेक्ट इंसाइट हम लोग को देता है कि डायरेक्ट चीजें बताता है कॉलोनियल पॉलिसीज किस तरह से थी और रूरल जो लाइफ था लोगों का वो कैसा था। वो इजी टू इंटरप्रेट नहीं है, ना ही वो नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, और ना ही वो लोग फिक्शनल अकाउंट है। ऑफिशियल आर्काइव है तो फिक्शनल अकाउंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या है? रिबल्स एंड द राज। जो 1857 का रिवोल्ट है उसको लेके चैप्टर है। तो इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज डिक्लेयर्ड द सिंबॉलिक लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का लीडर किसको बनाया गया? जो म्यूटनी था उसमें जो सिपोइस थे उन लोगों ने लीडर किसको चूज किया इस रिवोल्ट में? तो उन लोगों ने लीडर चूज किया था आपके बहादुर शाह जफर को। ये देख सकते हैं, बहादुर शाह जफर को उन लोगों ने लीडर चूज किया था। उसके बाद देखिए, द रिबल्स डिक्लेयर्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज द सिंबॉलिक लीडर टू गिव देयर मूवमेंट लेजिटिमेसी एंड यूनिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसका इमीडिएट कॉज जो है वो क्या था, मतलब कि कौन सा ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मेनली जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो हुआ था? ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो था वो करेक्ट आंसर नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का मतलब होता है कि जब किसी भी आपका जो स्टेट है उसमें मेल हेयर नहीं रहता है तो वो जो किंगडम है वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश के पास चला जाएगा। इसके बारे में आपको और डिटेल्स जानना है तो आप हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वाला सेक्शन को चेक कर सकते हैं। बाकी हाईलैंड रेवेन्यू ये भी एक इमीडिएट कोर्स नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल, ये जो था एक इमीडिएट कोर्स था। एनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें ऐसा कहा गया था कि जो उसका बुलेट्स है उसमें काव एंड पिग का जो फेट है उसको यूज किया गया था।
तो यही जो था इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ब्रिटिश ऑफिसर रिकैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द रेबल्स। जो रिबल्स थे उससे दिल्ली को रिकैप्चर किस ब्रिटिश ऑफिसर ने किया, ये आपको पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका जॉन निकोलसन है। जॉन जॉन निकोलसन ने जो दिल्ली को रिकैप्चर किया था रिबल्स से। देख लीजिए, जॉन निकोलसन लेड द ब्रिटिश असॉल्ट टू रिकैप्चर दिल्ली, प्लेइंग ए मेजर रोल इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट देयर। उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया रिवोल्ट को सप्रेस करने में दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्वीन फ्रॉम झांसी प्लेड ए की रोल इन द रिवोल्ट। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेजर ग्रीवेंसेस डिड इंडियन सिपोय हैव अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो इंडियन सिपोयस थे उनके पास मतलब उनके अंदर क्या मेजर ग्रीवेंसेस था, उनको क्या कंप्लेन था जो ब्रिटिश है उनके खिलाफ। तो हाई सैलरीज, रिजिड कास्ट हायरार्की, इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ब्रिटिश लॉयल्टी टू इंडिया। तो ऐसा नहीं है, इनमें से जो हाई सैलरीज, रिजिड कास्ट हायरार्की, ब्रिटिश लॉयल्टी टू इंडिया ये सब नहीं है। इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉस था, प्रैक्टिसेस, न्यू लॉस एंड प्रैक्टिसेस सच एज द यूज ऑफ ग्रीस कैटरेज लेड टू फेयर्स दैट ब्रिटिश एम टू डिस्ट्रॉय नेटिव रिलीजन। उनके अंदर क्या डर आ गया कि ब्रिटिश जो है वो रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज प्राइमरीली कंसंट्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो मेजरली किस पार्ट ऑफ इंडिया में कंसंट्रेटेड था। तो मेजरली जो है वो आपका साउथ इंडिया में उतना इसका इफेक्ट नहीं था, ना ही ईस्टर्न कोस्टल रीजन में और ना ही वेस्टर्न रीजन में। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में प्राइमरली आपका नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में कंसंट्रेटेड था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जैसे कि आपका दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ये सब जो है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया के पार्ट है। इनमें ही जो मेजर आपका रिवोल्ट देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डिड द तालुकदार्स ऑफ अवध प्ले इन द रिवोल्ट। ये जो रिवोल्ट हुआ था उसमें तालुकदार्स ने क्या रोल प्ले किया। तो तालुकदार ने ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं किया, ये गलत बात है। दे रिमेन न्यूट्रल, ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और दे माइग्रेटेड टू नेपाल, ऐसा भी नहीं है कि जो तालुकदार है वो लोग नेपाल में माइग्रेट हो गए, मतलब नेपाल भाग गए। वो लोगों ने क्या किया, दे लेड टू द रिवोल्ट रिबेल मूवमेंट। उन लोगों ने रिबल मूवमेंट्स वगैरह किया, मतलब उन लोगों ने मूवमेंट्स वगैरह में पार्ट लिया। तालुकदार्स हैविंग लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर ब्रिटिश रूल सपोर्टेड एंड ऑफन लेड द रिबेलियन इन अवध। उन लोगों का भी जो तालुकदार्स थे उनका भी जो जमीन वगैरह था वो सब छीन लिया गया था, ब्रिटिश ने छीन लिया था। तो उन लोगों ने भी क्या किया, रिबेलियन को अवध में सपोर्ट किया, और साथ में बहुत बार उन लोगों ने लीड भी किया रिबेलियन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द ब्रिटिश रेस्पॉन्स टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसमें ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था, इमीडिएट विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। ऐसा नहीं है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इमीडिएटली जब ब्रिटिश है वो इंडिया छोड़ के भाग गए। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑफ कंपनी रूल एंड डायरेक्ट क्राउन कंट्रोल, ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू प्रोविंसेस। ये भी नहीं हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस तो किसी पार्ट में भी नहीं दिया गया। और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं हुआ। जो इम्पैक्ट पड़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 का वो ये था कि एंड ऑफ कंपनी रूल एंड डायरेक्ट क्राउन कंट्रोल, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उसको हटा दिया गया। आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, उसके बाद क्या होता है, आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रूल को हटा देता है, और जो पावर है वो ट्रांसफर किसको पास हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास। तो 1858 एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो पूरा इंडिया का कंट्रोल है वो ब्रिटिश अपने हाथ में ले लिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बस एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द 1857 रिवोल्ट। जो 1857 रिवोल्ट हुआ उसका एक लिमिटेशन पूछा है आपसे। तो उसका लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ फॉरेन सपोर्ट, पुअर वेपनरी, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट फ्रॉम ओनली द जमींदार्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसमें कोई एक लीडर नहीं था, उसमें एक लीडर का कमी था, मतलब जो अलग अलग पार्ट में लोग रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। झांसी में जो झांसी की रानी है, उसके बाद अवध में जो नवाब है वो लोग लड़ रहे हैं, उसके जो सिपोइस है वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जो रिवोल्ट था वो यूनिटी के साथ नहीं था, उसमें यूनिटी का बहुत ज़्यादा कमी था। और उसके बाद कोई एक ऐसा लीडर नहीं था जो हर किसी को इंस्ट्रक्ट कर सके। तो यही जो था मेजर ड्रॉबैक था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाई इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सम हिस्टोरियंस। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से कहते हैं। तो ऐसा कहने का क्या रीज़न है, तो इट वाज ए पीसफुल प्रोटेस्ट, ये नहीं होगा।
इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फॉर्म ही नहीं हुआ था। आईएनसी कब फॉर्म हुआ आपका? 1885 में। तो ऑप्शन बी भी जो है आपका गलत गलत हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है? इट वाज ए यूनिफाइड अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू एंड ब्रिटिश रूल। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि ये एक यूनिफाइड अटेम्प्ट था कि बहुत सारे लोग जो थे इंडिया के, उन लोगों ने अटेम्प्ट किया, इंडियंस जो थे उन लोगों ने अटेम्प्ट किया कि ब्रिटिश रूल को एंड किया जाए। इसलिए इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज और 2 चैप्टर्स को कर लिया। और भी जो चैप्टर्स है लास्ट के 2 चैप्टर्स, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल।